बच्चों, आज मैं आपको आपका थर्ड लेसन जिसका टाइटल है मार्को पोलो को पढ़ा रहा हूँ। आप इसको देखें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड डेंजरस इट वाज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 600 or 700 ईयर्स एगो। आज से 600 और 700 वर्ष पहले एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना कितना कठिन था इस बात और ख़तरनाक था, इस बात की कल्पना करना भी बड़ा कठिन है। Men had to travel slowly as and when they got the chance. जब लोगों को यात्रा करने का मौका मिलता था तो उनकी यात्रा बड़े धीरे धीरे होती थी। विलेजेज एंड टाउन्स वर फार अपार्ट। गांव और शहर बहुत दूरी पर बसे हुए थे। मैनी पर्सन्स डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर। यात्राओं के दौरान बहुत से यात्री खाने और पानी के अभाव में मर जाया करते थे। पीपल हैड टू ट्रेवल विद लार्ज पार्टीज और कारवाज एज दे वर कॉल्ड। लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में समूहों में यात्रा किया करते थे जिन्हें कारवां कहा जाता था। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट, अन्यथा उनके खो जाने का डर रहता था। बैंड्स ऑफ रॉबर्ट्स न्यू दीज रूट्स टू। डाकुओं के समूह भी इन रास्तों को जानते थे जिनसे यात्री गुजरते थे। दे अटैक्ड कारवाज एंड लूटेड दैम। वे कारवाओं पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें लूट लिया करते थे। मैनी ट्रेवलर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस। डाकुओं और यात्रियों के बीच में जो लड़ाई होती थी उसमें बहुत से यात्री मारे जाते थे। Others died of hunger and thirst when everything they had was stolen and taken away. अन्य यात्री भूख और प्यास से मर जाया करते थे क्योंकि जो कुछ भी उनके पास हुआ करता था डाकू उसे लूट लिया करते थे। Traveling was so dangerous in those days that hardly anyone who went on a long journey was sure of getting back home alive. उन दिनों यात्रा करना इतना खतरनाक था कि यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मुश्किल से ही इस उम्मीद को रखता था कि वो वापस जिंदा घर लौट आएगा। Only persons of great courage would dare undertake long journeys which led them into strange lands and sometimes took years to complete. और केवल साहसी व्यक्ति ही यात्रा करने का साहस कर पाते थे जिसकी वजह से वे नई नई जगहों पर पहुंचते थे और कभी कभी उनकी यात्राओं को पूरा करने में सालों लग जाया करते थे। इन द 13th century यूरोप हाईली वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट। 13वीं शताब्दी में यूरोप ने अपने व्यापार को पूर्व से बहुत ज़्यादा महत्व दिया, पूर्वी देशों से बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। चीन और भारत को अत्यधिक धनवान देश समझा जाता था। Spices from the islands of Southeast Asia could be sold in Europe at a great profit. साउथ एशिया से दक्षिण एशिया से मसालों को यूरोप में बहुत बड़े लाभ के साथ बेचा जा सकता था। मार्को पोलो वाज ए यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक नवयुवक था जो कि वेनिस में रहता था। He belonged to a family of rich merchants and the city of Venice was the greatest center of trade in Europe with the East. वह एक व्यापारियों के परिवार से संबंधित था और उस समय वेनिस यूरोप का पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। In 1271, 17-year-old Marco Polo started on a journey to China, then known as Cathay, with Niccolo Polo, his father, and Mafio Polo, his uncle. 1271 में 17 साल के मार्को पोलो ने चीन की यात्रा शुरू की। उसके साथ उसके पिता निकोलो पोलो और चाचा माफियो पोलो भी थे और चीन को उस समय कैथे के नाम से जाना जाता था। They traveled from Venice to Asia Minor and then crossed the Black Sea into the Crimea. उन्होंने वेनिस से एशिया की तरफ यात्रा शुरू की और काला सागर को पार करते हुए वो क्रीमिया पहुँचे। From there they made their journey across the deserts of Persia and Afghanistan to the highlands of Pamir. वहाँ से वे अपनी यात्रा
करते हुए फारस के रेगिस्तानों से गुजरते हुए, अफ़गानिस्तान के रेगिस्तानों से गुजरते हुए पामीर के पठारों तक पहुँचे। दैन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट एंड रीच्ड पीकिंग, और उसके बाद विशाल गोबी रेगिस्तान को पार करते हुए पीकिंग पहुँचे। द जर्नी टुक 4 years, और इस यात्रा को करने में उन्हें 4 साल लग गए। टू अस दिस सीम्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ए जर्नी। हमें एक यात्रा के लिए आज के लिए इतना समय बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्व्स लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल, एज देयर वर मैनी केसेज ऑफ ट्रेवलर्स बीइंग किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव्स। लेकिन उन दिनों लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे कि चलो वो अपनी यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं तो पहुँचे, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें यात्रियों को रास्ते में मार डाला गया था या उन्हें पकड़ लिया गया था और गुलामों के रूप में बेच दिया गया था। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, ग्रैंडसन ऑफ फेमस मंगोल इन्वेडर जंगेज खान। तीनों पोलो व्यापारी कुबलाई खान के दरबार में पहुंचे, जो कि प्रसिद्ध आक्रमणकारी जंगेज खान का नाती था। He was the ruler of the vast empire with its capital at Peking. वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था जिसकी राजधानी पीकिंग थी। कुबलाई खान received the travelers with great kindness. कुबलाई खान ने यात्रियों का बड़ी दयालुता के साथ स्वागत किया। निकोलो एंड माफियो had already made a trip to China some years ago and were known to the emperor. निकोलो पोलो और माफियो पोलो पहले भी चीन की एक यात्रा कर चुके थे, अतः शासक वहाँ का उनसे परिचित था। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। मार्को पोलो ने वहाँ पर मंगोल भाषा को सीखना शुरू कर दिया। द एम्परर वाज सो प्लीज्ड विद हिम दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। सम्राट शासक उससे इतना खुश हुआ कि उसने उसे अपने नौकरी दे दी। He trusted Marco greatly and sent him to many far away places on his behalf. उसका मार्को पोलो पर अत्यधिक विश्वास था और उसने अपनी ओर से मार्को पोलो को कई दूर दूर यात्राओं पर भेजा। One trip was made in 1287 to Burma and another sometimes later to Ceylon. मार्को पोलो ने 1287 में पीकिंग से एक यात्रा वर्मा की और उसके कुछ समय के बाद दूसरी यात्रा श्रीलंका की। द ट्रिप टू सीलोन वाज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेड ट्रुथ ऑफ बुद्धा फॉर द एम्परर। श्रीलंका की यात्रा मार्को पोलो ने वहाँ से महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत सम्राट के लिए लाने के लिए की थी। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी। बाद में मार्को पोलो को एक महत्वपूर्ण शहर का गवर्नर बना दिया गया। इन 1290, 15 years old, after coming to Peking, Marco Polo asked the emperor's permission to go back home. 1290 में पीकिंग आने के 15 साल बाद मार्को पोलो ने बादशाह से अपने घर वापस जाने की इजाज़त मांगी। बट कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबलाई खान ने उसे जाने देने से मना कर दिया। ए लकी चांस हाउएवर हेल्प्ड हिम। लेकिन भाग्य ने मार्को पोलो का साथ दिया। द मैरिज ऑफ ए प्रिंसेस ऑफ कुबलाई फैमिली हैड बीन अरेंज्ड विद हिज ग्रैंड नेफ्यू अर्गुन द वाइसराय ऑफ पर्सिया। बादशाह के परिवार में से शहजादी की शादी फारस के वाइसराय से, जिसका नाम अर्गुन था, तय हुई थी। अर्गुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्सियन नोबल्स टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड द लेडी कोकाचेन टू पर्सिया फॉर द मैरिज। अर्गुन, जो कि फारस का वाइसराय था, उसने अपने कुछ आदमी पीकिंग शादी तय करने के लिए और अपने साथ शहजादी लेडी कोकाचेन को फारस लाने के लिए भेजा ताकि उसकी वहाँ पर शादी हो सके।